जय हिंद। मॉडर्न हिस्ट्री के इससे पिछले वाले सेशन में हमने बात की थी कांग्रेस के रामगढ़ सेशन के बारे में, जो कि हुआ मार्च 1940 में, और इसके प्रेसिडेंट थे अब्दुल कलाम आज़ाद। रामगढ़ सेशन में एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, गांधी जी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई और गांधी जी को बोल दिया गया कि आप डिसाइड करो कब स्ट्रगल को लॉन्च करना है और किस फॉर्म में लॉन्च करना है। एक तरफ कांग्रेस का रामगढ़ सेशन हुआ, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग का सेशन होगा मार्च 1940 में ही लाहौर में, और इस लाहौर सेशन में मुस्लिम लीग पाकिस्तान रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लेगी। बेसिकली मुस्लिम लीग ने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट स्टेट की डिमांड रखी। मुस्लिम लीग की अपनी कहानी चल रही है, कांग्रेस की अपनी कहानी चल रही है, और इस बैकड्रॉप में ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स आएगा इन द फॉर्म ऑफ अगस्त ऑफर। इस अगस्त ऑफर में क्या बातचीत की गई उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में। ये इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया था गांधी जी ने, इसमें क्या कामकाज किया गया उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अगस्त ऑफर के बारे में। अगस्त ऑफर आया अगस्त 1940 में। अगस्त ऑफर के आने से पहले सिचुएशन क्या थी? देखो सिचुएशन बड़ी सिंपल थी। कांग्रेस का रामगढ़ सेशन हो गया था, और इस रामगढ़ सेशन के थ्रू कांग्रेस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक मैसेज दे दिया था कि हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके अगेंस्ट में स्ट्रगल लॉन्च कर सकते हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग का लाहौर सेशन हो गया था, और मुस्लिम लीग ने मुस्लिम्स के लिए सेपरेट स्टेट की डिमांड रख दी थी। और तीसरी तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ओवरऑल एटीट्यूड था वो पूरी तरीके से नेगेटिव था। ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी किसी भी डिमांड को मानने के लिए तैयार थी नहीं। इनफैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि कोई मौका मिले तो कांग्रेस को सप्रेस किया जाए। इनफैक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि कैसे भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को इंप्लीमेंट किया जाए। ये कहानी चल रही थी इंडिया में, लेकिन यूरोप में कहानी पूरी तरीके से अलग थी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में कहानी पूरी तरीके से अलग थी। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के इनिशियल फेज में हिटलर बेहद सक्सेसफुल रहा। हिटलर ने बेल्जियम को जीत लिया, हॉलैंड को हरा दिया, फ्रांस को हरा दिया। मतलब ब्रिटेन के जितने भी अलाइज थे उनको एक एक करके हिटलर हराते जा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि अगर इसी रेट पे हिटलर आगे बढ़ता रहा तो बहुत जल्दी पूरे यूरोप के ऊपर हिटलर का कंट्रोल इस्टेब्लिश हो जाएगा। इंग्लैंड, ब्रिटेन बहुत डेस्परेटली नीड में था इंडियन सपोर्ट के, और क्योंकि इंग्लैंड को इतनी ज़रूरत थी इंडियन सपोर्ट की, तो इंग्लैंड ने चीज़ों को पैसिफाई करने के लिए, इंडियन सपोर्ट को गार्नर करने के लिए अनाउंस किया अगस्त ऑफर को इन अगस्त 1940। वाइस रॉय लिंगलिथगो ने अनाउंस किया अगस्त ऑफर को, और अगस्त ऑफर में क्या चीज़ें कही गई एक एक करके अपन देखते हैं। सबसे पहले तो बोला गया कि डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा इंडिया को इन नियर फ्यूचर। इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा इन नियर फ्यूचर, लेकिन अभी भी कोई डेट नहीं बताई गई है कि कब दिया जाएगा। सिर्फ इतना कहा गया है कि नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में, और यह भविष्य कितना निकट है अपने को नहीं पता है, लेकिन हाँ कम से कम इतना ज़रूर कहा कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा इन नियर फ्यूचर। दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ हुई, बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया जाएगा आफ्टर द वॉर, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडियंस की मेजॉरिटी को स्टैब्लिश किया जाएगा, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करेगी ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि पहली बार सरकार इंडियंस के राइट को रिकॉग्नाइज कर रही है। इंडियंस का राइट कि वो अपने लिए खुद के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करेंगे, उस राइट को रिकॉग्नाइज कर रही है। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेजॉरिटी इंडियंस की रखी जाएगी, ये बोला गया। तीसरा बोला गया वॉर एडवाइजरी काउंसिल को फॉर्म किया जाएगा। चौथा बोला गया कि जो भी फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसको विदाउट द कंसेंट ऑफ माइनॉरिटीज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मतलब माइनॉरिटीज के सहमति के बाद ही किसी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया जाएगा। और फाइनली बोला गया कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इमीडिएटली एक्सपेंड किया जाएगा, और वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस की मेजॉरिटी को स्टैब्लिश किया जाएगा। बहुत सिंपल सी बातचीत। चीज़ों को पैसिफाई करने के लिए सरकार ने अनाउंस किया अगस्त ऑफर को, और इस अगस्त ऑफर में क्या कहा गया? एक तो बोला गया डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा इन नियर फ्यूचर। दूसरा बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया जाएगा आफ्टर द वॉर, और इसमें इंडियंस की मेजॉरिटी होगी, और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिसाइड करेगी। तीसरा बोला गया वॉर एडवाइजरी काउंसिल को सेटअप किया जाएगा। चौथा बोला गया कि कोई भी फ्यूचर का कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज़ की कंसेंट के बिना तैयार नहीं किया जाएगा, सहमति के बिना तैयार नहीं किया जाएगा। और फाइनली बोला गया कि वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को इमीडिएटली एक्सपेंड किया जाएगा, जिसको कि एक्सपेंड किया भी गया था।
जब अगस्त ऑफर आया तो हमारे लीडर्स का रिस्पॉन्स क्या था? कांग्रेस ने इस अगस्त ऑफर को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया और रिजेक्ट करना बनता भी था। कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ था 1929 में और कांग्रेस की तब से लड़ाई थी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कांग्रेस की लड़ाई थी पूर्ण स्वराज की। और सरकार बात कर रही है डोमिनियन स्टेटस के बारे में और वो भी कह रही है कि निकट भविष्य में देंगे, कोई डेट भी नहीं बता रही है। सोचो, हमारी डिमांड है कंप्लीट इंडिपेंडेंस और आप कह रहे हो कि डोमिनियन स्टेटस दे देंगे इन नियर फ्यूचर। बनता ही था इसको रिजेक्ट करना, तो कांग्रेस ने अगस्त ऑफर को पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है डोमिनियन स्टेटस को लेके। उन्होंने कहा डोमिनियन स्टेटस कॉन्सेप्ट इज डेड एज अ डोर नेल। जब अगस्त ऑफर आया तो नेहरू साहब ने ये कहा कि जो डोमिनियन स्टेटस का कॉन्सेप्ट है इट इज डेड एज अ डोर नेल, इसका कोई मतलब है ही नहीं। हमारी लड़ाई कंप्लीट इंडिपेंडेंस की है, इसको याद रखना, पूछ लिया जाता है। डोमिनियन स्टेटस कॉन्सेप्ट इज डेड एज अ डोर नेल किसने कहा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और नेशनलिस्ट लीडर्स के बीच में जो गैप था इस अगस्त ऑफर के डिक्लेरेशन ने उसको और बढ़ा दिया है। लेकिन मुस्लिम लीग जो है वो खुश थी। मुस्लिम लीग को लग रहा था कि यार हमें वीटो अश्योरेंस मिल गया है। ये जो कहा गया ना कि कोई भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन माइनॉरिटीज़ की कंसेंट के बिना तैयार नहीं किया जाएगा, मुस्लिम लीग इसको लेके खुश थी। बिकॉज मुस्लिम लीग को ये हो गया कि चलो कम से कम हमारी कंसेंट के बिना कोई भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन तैयार नहीं किया जाएगा, इसलिए मुस्लिम लीग खुश थी। लेकिन मुस्लिम लीग ने एक बार फिर से अपनी पोजीशन क्लियर की और बोला कि पार्टीशन इज द ओनली सॉल्यूशन टू द डेडलॉक। मतलब मुस्लिम लीग अब तक स्टेट, सेपरेट स्टेट की जो डिमांड है उसको बहुत अग्रेसिवली पुश करने की शुरुआत कर देगी। सेपरेट स्टेट की डिमांड को बहुत अग्रेसिवली मुस्लिम लीग सामने रख रही है और बहुत क्लियरली बोल रही है कि ये जो डेडलॉक है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, वो डेडलॉक सिर्फ पार्टीशन से ही खत्म हो सकता है। अगस्त ऑफर को कांग्रेस ने पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। नेहरू साहब ने कहा कि डोमिनियन स्टेटस कॉन्सेप्ट इज डेड एज अ डोर नेल। मुस्लिम लीग खुश थी बिकॉज वीटो अश्योरेंस मिल गया था मुस्लिम लीग को। अगर इस अगस्त ऑफर को इवेल्युएट करें तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हुई कि पहली बार इंडियंस का राइट टू फ्रेम देयर कॉन्स्टिट्यूशन उसको रिकॉग्नाइज किया गया। बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप किया जाएगा आफ्टर वॉर और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंडियंस की मेजॉरिटी होगी। दूसरा, कांग्रेस की डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने की, उसको बना दिया गया तो कांग्रेस की एक डिमांड मान ली गई। तीसरा, पहली बार खुल के सरकार ऑफिशियली बोल रही है कि डोमिनियन स्टेटस आपको दिया जाएगा। हालांकि डेट नहीं बता रही है लेकिन हाँ, कम से कम बोल तो रही है। मतलब थोड़ा सा सरकार झुकती हुई दिखाई दे रही है, थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है कि सरकार कमज़ोर है, थोड़ा सा ये दिखाई दे रहा है कि सरकार कांग्रेस की बातों को मानने की शुरुआत कर रही है। और इसी बीच गांधी जी लॉन्च करेंगे इंडिविजुअल सत्याग्रह को। बेसिकली गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली ये बोल दिया कि साहब कोई भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो माइनॉरिटीज़ की कंसेंट के बिना तैयार नहीं किया जाएगा। और माइनॉरिटीज़ के नाम पे माइनॉरिटी कौन है? मुस्लिम लीग है, मुस्लिम से, और मुस्लिम लीग की कांग्रेस से बनती नहीं है। मतलब डेडलॉक वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई है। गवर्नमेंट ने बोल दिया है नो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस कुड बी मेड टिल कांग्रेस केम टू एन एग्रीमेंट विद मुस्लिम लीडर्स, कि पहले मुस्लिम लीडर्स के साथ में एग्रीमेंट में आओ तभी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। सिचुएशन ऐसी हो गई कि मुस्लिम लीग झुकने के लिए तैयार नहीं थी तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट हो ही नहीं रहा था और सरकार टाइम टाइम पे रिप्रेसिव मेजर्स को भी यूज़ कर रही थी। तो 1940 का एंड आते आते कांग्रेस ने एक बार फिर से गांधी जी से बोला कि देखो हमने आपको बोला हुआ है कि हमें स्ट्रगल को लॉन्च करना है, आपको पावर दी हुई है कि आप डिसाइड कर लो कब लॉन्च करना है, किस फॉर्म में लॉन्च करना है। अब हमें लगता है कि टाइम आ गया है, प्लीज़ आप कमांड लो और स्ट्रगल को लॉन्च करो। और गांधी जी का पॉइंट ऑफ व्यू अपन ने कई बार पढ़ा है। गांधी जी का कहना ये था कि ब्रिटेन जो है वो जस्ट वॉर लड़ रहा है, ब्रिटेन जो है वो ठीक वॉर लड़ रहा है, फासिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में वॉर लड़ रहा है, तो हमें ब्रिटेन के अगेंस्ट में मास मूवमेंट या मास सत्याग्रह को लॉन्च नहीं करना चाहिए। लेकिन गांधी जी को ये भी समझ में आ रहा था कि यार कुछ तो किसी फॉर्म का स्ट्रगल तो लॉन्च करना ही करना पड़ेगा। तो गांधी जी इनोवेट करेंगे और इनिशिएट करेंगे लिमिटेड सत्याग्रह को, जिसको बुलाया गया इंडिविजुअल सत्याग्रह। बेसिकली इस इंडिविजुअल सत्याग्रह में गांधी जी इंडिविजुअल्स को चूज करेंगे और ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये जाएंगे गांव में, ये जाएंगे सेलेक्टेड लोकेलिटीज़ में और लोकेलिटीज़ में जाके, गांव में जाके ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में
जो भी माहौल है उसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, कांग्रेस का जो स्टैंड है उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे, लोगों को बताएंगे कि कांग्रेस इस वॉर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है, इस वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पार्टिसिपेशन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है। ये जो इंडिविजुअल्स थे इनका काम क्या था कि गांव गांव जाएंगे और गांव गांव जाके लोगों से एंटी वॉर डिक्लेरेशन को साइन करवाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि हम इस वॉर को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, हम इस वॉर में ब्रिटेन की गवर्नमेंट को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं, कांग्रेस अपने स्टैंड को पूरी तरीके से क्लियर करेगी। ये जो इंडिविजुअल है जो कि एंटी ब्रिटिश स्पीच को देगा, अगर उसको सरकार अरेस्ट कर लेती है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर सरकार उसको अरेस्ट नहीं करती है तो वो अलग अलग गांव में जाता रहेगा और गांव गांव होते हुए एंटी ब्रिटिश स्पीचेस को डिलीवर करेगा, एंटी वॉर डिक्लेरेशंस को साइन करवाएगा और दिल्ली की तरफ मार्च करेगा और इसको बुलाया जाएगा दिल्ली चलो मूवमेंट। पहले सत्याग्रही जिनको इस इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए चूज किया गया उनका नाम क्या था? विनोबा भावे। पहले सत्याग्रही जिनको चूज किया गया इस इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए उनका नाम क्या था? विनोबा भावे। और दूसरे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, गांधी जी चाहते तो मास मूवमेंट को लॉन्च कर सकते थे, लेकिन गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च किया। उसका रीज़न क्या था? गांधी जी मैसेज देना चाह रहे थे, सरकार को बताना चाह रहे थे कि जो हम शांति से बैठे हुए हैं ये हमारी कमज़ोरी नहीं है, ये सिर्फ हम इसलिए बैठे हुए हैं कि आप फासिस्ट आइडियोलॉजी के अगेंस्ट में लड़ रहे हो, आपका जो वॉर है वो जस्ट है, अदरवाइज हमें कैपेबिलिटी है, अगर आप हमारी डिमांड्स को नहीं मानोगे तो हम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे मास सत्याग्रह को लॉन्च कर सकते हैं। इंडिविजुअल सत्याग्रह को क्यों चूज किया गया? ताकि लोगों को क्लियरली बताया जा सके कि हम इस वॉर में इंटरेस्टेड नहीं हैं और सरकार को क्लियरली बताया जा सके कि लोग भी इस वॉर में इंटरेस्टेड नहीं हैं। और इंडिविजुअल सत्याग्रह के थ्रू गांधी जी गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहते थे कि देखो अभी हम छोटे लेवल पे सत्याग्रह कर रहे हैं, बड़े लेवल पे कर सकते हैं, आपके लिए बेहतर यह है कि आप कांग्रेस की डिमांड्स को शांति से मान लो। मतलब कांग्रेस के स्टैंड को क्लियर करने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को मैसेज देने के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक अपॉर्चुनिटी देने के लिए लिमिटेड सत्याग्रह को, इंडिविजुअल सत्याग्रह को लॉन्च किया महात्मा गांधी ने। पहले सत्याग्रही जो कि इंडिविजुअल सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करेंगे वो कौन थे? विनोबा भावे। और दूसरे कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाय May 1941 25,000 people had been convicted for individual civil disobedience। लगभग 25,000 लोगों को कन्विक्ट किया गया इस इंडिविजुअल सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने के लिए। इंडिविजुअल सत्याग्रह में यही काम होगा कि गांव गांव जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि कांग्रेस इस वॉर को सपोर्ट नहीं करती है, लोगों से एंटी वॉर डिक्लेरेशन साइन करवाएंगे और एक मैसेज सरकार को देंगे कि लोग भी आपके इस पार्टिसिपेशन के खिलाफ हैं। गांव गांव जाते रहेंगे और दिल्ली की तरफ मार्च को स्टार्ट करेंगे जिसको बुलाया जाएगा दिल्ली चलो मूवमेंट। और ये बात हो गई इंडिविजुअल सत्याग्रह के बारे में। अच्छा, इसी बैकड्रॉप में दो तीन चीज़ें और हो रही हैं। जून 1941 में जर्मनी अटैक कर देगा रशिया को, और जब जर्मनी अटैक करेगा रशिया को तो रशिया विल बी इंक्लूडेड इनटू द वॉर। इसी फेज के दौरान दिसंबर 1941 में जापान जो है वो अटैक कर देगा पर्ल हार्बर को, और जब पर्ल हार्बर को अटैक किया जाएगा तो यूएसए विल बी ड्रॉन इनटू द वॉर। ये जो पर्ल हार्बर पे अटैक हुआ उससे पहले यूएसए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। जब पर्ल हार्बर को अटैक किया गया तो यूएस एकदम डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगा इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और यहाँ से इस वर्ल्ड वॉर सेकेंड की कहानी बदलने की शुरुआत हो जाएगी। मार्च 1942 में जापान जो है वो रंगून को ऑक्यूपाई कर लेगा, मतलब बिल्कुल हमारे दरवाजे तक आ जाएगा जापान। और फिर आगे कहानी कैसे चलेगी उसके बारे में अपन बातचीत करेंगे, पढ़ेंगे। इसमें अगस्त ऑफर अपने आप में इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कभी कभार। और इंडिविजुअल सत्याग्रह में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस बहुत सिंपल दो चीज़ें याद रखनी है। पहले सत्याग्रही जो कि इंडिविजुअल सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करेंगे उनका नाम क्या था? विनोबा भावे। और दूसरे कौन थे? नेहरू। और दूसरा ये याद रख लेना कि एंटी ब्रिटिश स्पीचेस को डिलीवर किया जाएगा, एंटी वॉर डिक्लेरेशंस को साइन किया जाएगा, करवाया जाएगा, और विलेज विलेज जाते जाते, घूमते घूमते, लोकेलिटीज़ में जाते जाते दिल्ली की तरफ मूव किया जाएगा जिसको बुलाया जाएगा दिल्ली चलो मूवमेंट। इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।